Hello students, welcome back. Today we are going to start with our next chapter, that is our 7th chapter finally, because मैं आपको 2-3 लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, उससे पहले हमारे जो रीति रिवाज हैं वो पूरे कर लेते हैं। रीति रिवाज हमारे हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर एंड 100। बाय नाउ आप सभी को पता है कि हम ये क्यों लिखते हैं। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 एंड इसका नेम है ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम इस चैप्टर के बेस पे ही बात करेंगे। ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ऑपरेटर नाम आपने कहीं सुना होगा। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की पोस्ट भी आती है गवर्नमेंट ऑफिशियल। किस तरह की, कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर कहाँ कहाँ सुना आपने, कंप्यूटर ऑपरेटर। और कहाँ सुना आपने, केबल ऑपरेटर बोला जाता है, डिश ऑपरेटर बोला जाता है। और क्या होता है, मशीन ऑपरेटर बोला जाता है। जेसीबी मशीन चलाने वाले, बड़ी बड़ी क्रेन्स चलाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं। तो अलग अलग काम करने वाले क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। अपने यहाँ पे डिश ऑपरेटर लिख देते हैं। बहुत सारे ऑप्शन। ऑपरेटर मतलब कौन होगा, ऑपरेटर कोई काम परफॉर्म करने वाला, बेसिकली ऑपरेशन करने वाला। यहाँ ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला नहीं है, कहीं आप सोचो चीर फाड़ करने वाला, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है। ऑपरेशन मतलब कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी काम करने वाला। तो ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर में। कुछ ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस को करने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एडिशन ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस। मल्टीप्लिकेशन करना है तो कंप्यूटर में हम स्टार यूज़ करते हैं, वैसे हम क्रॉस यूज़ करते हैं। और अगर हमने डिवीज़न करना है तो हम स्लैश यूज़ करेंगे। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। तो ऑपरेटर्स जब आते हैं तो एक और नाम आता है, ऑपरेटर के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, वो है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है। अब ऑपरेंड वो होते हैं जिन पे ऑपरेटर कोई ऑपरेशन अप्लाई करता है। ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड ऑपरेशन, 3 नाम आएंगे जब अपने ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेंड क्या होता है, जिन पर ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो कैसे अप्लाई होगा ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, 4 + 5। तो यहाँ पे प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर, एंड 4 और 5 क्या हो गए, ऑपरेंड। तो ऑपरेटर ऑपरेंड की कहानी आपको समझ आ गई। ऑपरेटर क्या होता है, जो किसी काम को करने के लिए यूज किया जाता है। ऑपरेंड जिन पर वो काम किया जाता है, जिन पर वो ऑपरेशन किया जाता है। तो अब ऑपरेटर C++ के अंदर कौन कौन से हैं, C++ के ऑपरेटर्स। अब हम बात कर रहे हैं C++ के बारे में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, C और C++ 2 बहनें हैं। C बड़ी बहन है, C++ छोटी बहन है। बड़ी बहन को कुछ चीज़ें पता है पहले से, उसके पास बहुत कुछ था, उसको समझ थी। लेकिन छोटी बहन कुछ नई चीज़ें सीख के आई है, जैसे क्लास ऑब्जेक्ट आपको बता चुका हूँ मैं। तो ऐसे ही छोटी बहन के पास कुछ ऑपरेटर्स भी नए हैं, लेकिन पुराने सारे ऑपरेटर C++ के पास हैं। C वाले सारे ऑपरेटर्स, सभी ऑपरेटर्स, इसमें क्या है, वैलिड है, वैध है। जितने भी ऑपरेटर C के अंदर होते हैं वो सारे ऑपरेटर्स C++ के अंदर भी वैध हैं। कुछ नए ऑपरेटर्स भी हैं C++ के अंदर, वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं,
ऑपरेंड के बेसिस पे भी ऑपरेटर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 जो ब्रॉडली आपके सिलेबस के अंदर दिखते हैं आपको। हालांकि ये कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। ऑपरेंड अगर एक हो, एक ऑपरेंड हो तो उसको क्या बोला जाता है? यूनरी ऑपरेटर। अगर ऑपरेंड 2 हो जाए तो बाइनरी ऑपरेटर, एंड अगर ऑपरेंड 3 हो जाए तो टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल क्या हो सकता है? प्लस प्लस ऑपरेटर। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम ए के साथ प्लस प्लस लिख दें तो इसका कोई मतलब बनता है? इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसमें एक ही ऑपरेंड चाहिए तो ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। प्लस ऑपरेटर क्या है? ये बाइनरी है। बाइनरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 ऑपरेंड है, 1 नंबर 2 नंबर, 2 ऑपरेंड का जोड़ कर रहा है। तो 2 के बिना अगर हम लिख दें 4 प्लस, क्या इसका कोई मतलब बनता है? नहीं बनता। तो प्लस है तो इसके दोनों साइड ऑपरेंड होने चाहिए। 4 प्लस ए कर सकते हैं, 4 प्लस 5 कर सकते हैं, 4 प्लस कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ही टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेंड होते हैं, 3 टुकड़े होते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का एक एग्जांपल होता है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये सी के अंदर भी था एंड सी प्लस प्लस के अंदर भी है। अब सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स नए आए हैं, क्या क्या नई चीजें हम सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ेंगे, वो मैं लिखता हूं अभी बोर्ड पे। तो ये हमने इसलिए रख लिया क्योंकि सी वाले सारे वैलिड हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अब जो नई चीज हम लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। हम अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो कर रहे हैं ये, तो इसमें मैं सभी की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं ओवरऑल आपको चैप्टर की ओवरव्यू दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन कर लेंगे। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? ऑपरेटर्स हमारे पास 5 ऑपरेटर्स नए आए हैं। 5 ऑपरेटर कौन कौन से हैं? पहला ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर है, इसका नाम रुक के बताऊंगा। दूसरा ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर है। तीसरा ऑपरेटर कॉलन कॉलन डबल कॉलन, इसको भी कुछ बोला जाता है। चौथा ऑपरेटर NEW, इसको भी कुछ बोला जाता है। पांचवा ऑपरेटर DELETE। तो ये 5 ऑपरेटर नए आए हैं सी प्लस प्लस के पास, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है? छोटी बहन कुछ नया सीख के आई है। इस ऑपरेटर को सी में हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको क्या बोला जाता था? बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर था ये। लेकिन यहां पे हम इसका क्या नाम रख रहे हैं? यहां पे इसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर क्यों, कहां पे यूज होता है? आपने कहीं सी प्लस प्लस की कोडिंग देखी हो तो ये यूज होता है सी आउट के साथ। यहां पे हम जो भी चीज प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, या कोई वेरिएबल है तो डायरेक्टली लिख देते हैं। तो सी आउट के साथ यूज होता है। इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रिंट द कंटेंट रिटर्न टू द राइट ऑफ दिस ऑपरेटर। ये क्या करता है? इसकी दाईं और इसके राइट साइड में जो भी चीजें लिखी जाती हैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो प्रिंट करता है तो मतलब आउटपुट होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। इसको इंसर्शन क्यों बोला जाता है? इंसर्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आउटपुट स्ट्रीम में हमारी स्ट्रिंग को इंसर्ट करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो सी आउट के साथ यूज होता है ऑपरेटर, इसको तो बोला जाता है इंसर्शन, और जो सी इन के साथ यूज होता है इसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब इसको हम लिखते होते थे बाइनरी
राइट शिफ्ट, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा होता है, इसका क्या काम है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर द वैल्यू इन द वेरिएबल रिटन टूवर्ड्स इट्स राइट। ये क्या करता है, जो भी वैल्यू हम देंगे यूजर प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा, अपनी राइट साइड में जो भी वेरिएबल लिखा जाएगा उसके अंदर स्टोर कर देगा, उसके अंदर संरक्षित कर देगा। तो ये कहानी हमें समझ आ गई। जैसे हम सी इन के अंदर करते होते हैं, जैसे सी में करते थे स्कैन एफ, वैसे ही कुछ ये करता है। सी इन ए लिख दिया तो ये यूजर से वैल्यू इनपुट लेगा, वैल्यू हम कीबोर्ड से डालेंगे, उसको किस में स्टोर कर देगा, ए में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट आ गया ये डबल डॉट, ये क्या है, मतलब एक जो सिंगल डॉट लगा होता है वो तो हमारी घड़ी में आता है, हमारा जो घंटे और मिनट को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। ये क्या कहानी है, ये नया नाम क्या आ गया, ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप आपने कहां पहले सुना हुआ है, स्कोप आपने कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है सी में, चाहे आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो लेकिन नाम तो आपने स्कोप का सुना ही होगा। जब स्कोप का नाम आता है तो वहां पे कुछ एक नाम और भी आता है, वो होता है ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वहां पे यूज होता है। अब कौन बच्चा ऐसा है जो मेरे को बता दे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का काम क्या है, क्योंकि अगले वीडियो में तो मैं बता दूंगा। जो बच्चा वीडियो देख रहा है ढंग से वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ये बताएगा कि ये ग्लोबल और लोकल आपने कहाँ पढ़ा था और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ कैसे लिंक रखता है। मैंने आपको बता दिया कि इससे मिलता जुलता कुछ है, आपके पास किताब है, ट्राई करना, अगर किसी को समझ आ जाए कहानी तो ज़्यादा नहीं, बड़ा कहानी नहीं लिखनी है, 2-3 लाइन्स भी नहीं, 2-3 वर्ड्स में या एक लाइन में मैक्सिमम इसका आंसर लिखना। स्कोप रेजोल्यूशन होता क्या है, गूगल से नकल नहीं मारनी है, गूगल वाले बाबा हर जगह साथ नहीं जाते हैं, हर जगह आपका दिमाग साथ जाता है, तो गूगल से उठा के मत पटक देना, मेरे को पता लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर से हमें क्या लगता है, क्या समझ आती है, न्यू मतलब कुछ नया करता होगा। नया क्या करता होगा, नया स्थान देता होगा, नई मेमोरी एलोकेशन करता होगा। तो न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू गिव मेमोरी टू दी ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है, नए ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी प्रदान करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, कितनी, पर्याप्त मात्रा में, जितनी रिक्वायर्ड है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड दी मेमोरी टू दी ऑब्जेक्ट्स। डिलीट क्या करता है, डिलीट ये इसका उल्टा काम करता है। डिलीट इज यूज्ड टू गेट द मेमोरी बैक या क्लियर द मेमोरी प्रोवाइडेड बाय द न्यू ऑपरेटर टू द ऑब्जेक्ट so that memory can be used for another object as well। क्या करता है ये क्या करता है, जो मेमोरी इसने दी थी, जब हमें उस ऑब्जेक्ट की हमारे प्रोग्राम में आगे जरूरत ना हो तब हम उस स्थान को खाली करा लेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी डी एलोकेशन। ये क्या करता है, ये कब्जा दिलवा देता है, मकान खाली करवा देता है। फिल्मों में गुंडे कराते होते हैं ना, बुलडोजर लेके आ जाते, तो ये कॉलोनी कल खाली कर देंगे हम, ये कॉलोनी हम खाली करवा के छोड़ेंगे। फिर हीरो आता था, वो रुक जाता था सामने, ऐसे कैसे करोगे। तो ये न्यू ऑपरेटर क्या करता है, न्यू ऑपरेटर किसी भी नए वेरिएबल को घर बना के दे देता है कि भाई तू यहाँ पे रह जा। डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, जब उस भाई का काम हो गया उसको कहता है भाई तू चल, यहाँ पे कोई और रह जाएगा,
तो वो मकान खाली करवा देता है किसी और के लिए। सो न्यू ऑपरेटर यूज टू एलोकेट द मेमोरी टू द न्यू ऑब्जेक्ट एंड delete operator is used to deallocate or remove or clear the memory provided by new operator to the object so that memory can be used by another objects, ताकि वो मेमोरी बाकी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा यूज की जा सके। तो ये हमारा बेस है ऑपरेटर्स का। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, इस पे अपने एक लेक्चर और रख लेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ये ऑपरेटर्स की कहानी। जैसे स्कोप रेजोल्यूशन का एक एग्जांपल लेके करेंगे हम, ये दोनों आपको मैं इंसर्शन एक्सट्रैक्शन यूज़ करके दिखाऊंगा, न्यू एंड डिलीट हम यूज़ करके देखेंगे क्या होता है एक सिस्टम, वो मैं फर्दर बताऊंगा। अभी आज हम इंट्रोडक्टरी वीडियो कर रहे हैं, ऑपरेटर समझ आ गया, अब एक्सप्रेशन क्या होता है तो एक्सप्रेशन भी बता देते हैं। एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन सोचने वाली बात है। एक्सप्रेशन कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें हम कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एक्सप्रेस मतलब कुछ प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, जब हमारा ऑपरेटर किससे मिल जाता है, या तो किसी कांस्टेंट से या वेरिएबल से या दोनों से, तो क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। ऑपरेटर और कांस्टेंट मिल गए, या ऑपरेटर और वेरिएबल मिल गए, या फिर ऑपरेटर और कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों मिल गए, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, अभी एक्सप्रेशन मतलब क्या बना, मतलब इससे मिल गया, इससे मिल गया, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब है हमारे पास एक ऑपरेटर है प्लस, तो ये तो है ऑपरेटर। अगर इसके साथ हम लिख दें ए और बी, ए प्लस बी, ये क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ मतलब बन गया। तो एक्सप्रेस करना, कुछ प्रदर्शित करना, क्या प्रदर्शित करना, कुछ ना कुछ मतलब प्रदर्शित करना। हम बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ जोड़ हो रहा है ए और बी का, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे ही हम अगर लिख दें 4 गुणा 5, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर हम लिख दें इफ ए इज लेस देन 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ए प्लस प्लस, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशंस भी आगे कई तरह के हैं, इसके कुछ नाम हैं। एक है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दूसरा है इंटीग्रल, तीसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, एक है रिलेटिव। तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, एक है पॉइंटर। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, इन सभी में कौन कौन से टाइप के हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो बता देता है हमें कि किस किस तरह के ऑपरेशंस हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये शायद 7 होते हैं। एक होता है बिट वाइज एक्सप्रेशन, एक होता है लॉजिकल और एक्सप्रेशन। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं, टोटल अलग अलग प्रकार के। वो कांस्टेंट से हमें पता चल रहा है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेटर के साथ 2 कांस्टेंट मान यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये वाला कांस्टेंट मतलब जो बदल नहीं सकते हैं, 4 × 5, तो ये तो मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, ऑपरेटर 4 और 5 क्या है, कांस्टेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर हम 2 इंटीजर यूज कर रहे हैं, ए भी इंट है, बी भी इंट है, और इसका आउटपुट भी इंटीजर आने वाला है, तो इंटीग्रल हो गया। अगर कहीं पे हमारा आउटपुट फ्लोट में आ सकता है, फ्लोट में कैसे आ सकता है, हमारा ए इंट है,
इंट ए बराबर 5 और b इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने। a डिवाइड बाई 2 5/2 क्या आएगा 2.5 क्या आ गया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो जहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। हमें पता है पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। तो एड्रेस स्टोर करने वाले कुछ एक्सप्रेशन होगा, कुछ ऐसी लाइन लिखी होगी जिसमें हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो वो पॉइंटर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग एक्सप्रेशंस पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती होगी। आज का जो चैप्टर है, आज का जो सेशन है वीडियो, इसमें हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का बेसिक क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर इज समथिंग विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, अब नई कहानी आ गई। फ्लो ऑफ प्रोग्राम, फ्लो ऑफ प्रोग्राम का मतलब है कि प्रोग्राम किस तरह से किस दिशा में चलता है, कैसे चलता है। कैसे चलता है प्रोग्राम हमारा, प्रोग्राम हमारा चलता है, मैंने आपको बताया था जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है वो शुरू होता है मेन फंक्शन से। सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम कितने मेन फंक्शन हो सकते हैं। अ प्रोग्राम कैन हैव मैक्सिमम 1 मेन फंक्शन ओनली, क्योंकि एंट्री पॉइंट एक ही होगा तो सही हो सकता है। अगर 3 गेट हों एक ही घर के, तो आपको क्या पता चलेगा कौन सा मेन गेट है, किस गेट से एंट्री हो सकती है। एक ही मेन गेट है तो हमें पता है कि इसी गेट से अंदर जाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि गेट 1 से जाएं, गेट 2 से जाएं, गेट 3 से जाएं। तो मेन फंक्शन है वो हमारा एक ही हो सकता है, उसी के थ्रू हम प्रोग्राम के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब इसकी जो अप्रोच है वो क्या होती है, इसकी अप्रोच होती है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक प्रोग्राम चलता है, एक ही दिशा में प्रोग्राम चलता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच। कुछ जगह पे बॉटम टू अप अप्रोच होती है, हमारे यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब टॉप टू बॉटम अप्रोच मतलब हमारे प्रोग्राम के फ्लो का कंट्रोल क्या है। पहले जो लाइन पहले लिखी गई है वो चलेगी, फिर उसके बाद में जो लाइन लिखी गई है वो चलेगी, फिर उसके बाद वाली, तो मतलब ये सीक्वेंस में चलती रहेंगी। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसमें जो पहला टाइप है वो है ही सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब एक ही लाइन में चलने वाला सिस्टम, ऐसा प्रोग्राम का फ्लो जो लगातार 1 बाय 1 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन चलता रहता है, वो है सीक्वेंशियल। अगर मैं इसकी एक लाइन बनाऊं तो इसका मतलब यही होगा कि इस तरह से अगर हमारा प्रोग्राम चलता है तो वो क्या है, सीक्वेंशियल। अब इसका सेकंड टाइप जो है वो है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या है, जहां पे कुछ कंडीशन हो, कुछ शर्त हो। शर्त कैसी हो सकती है, शर्त कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, यदि ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाए। मतलब अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर किसी बच्चे की एज 18 साल से ज़्यादा है तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। मतलब हमारे पास क्या हो गया, 2 ऑप्शंस आ गए। व्हेन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस तो हम क्या समझते हैं उसको, कंडीशनल। तो हमारा फ्लो कैसा हो जाएगा, जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो हमारा फ्लो कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 हो गया, यहाँ पे ऑप्शन 2 हो गया, और मल्टीपल का मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रोग्राम सीधा नहीं चल के ऑप्शंस आ जाएं, अगर पहला ऑप्शन चल गया तो दूसरा नहीं चलेगा, दूसरा ऑप्शन चल गया तो पहला नहीं चलेगा। मतलब इस केस में प्रोग्राम की सारी लाइनें नहीं चलेंगी, कभी ये वाला ऑप्शन चलेगा, कभी ये वाला ऑप्शन चलेगा। मतलब कभी कुछ लाइनें चलेंगी, कभी कुछ लाइनें चलेंगी। तो कंट्रोल ऑफ फ्लो कंडीशनल हो तो इस तरह से प्रोग्राम चलता है। और तीसरा है आइटरेटिव, बोलते हैं इसे आइटरेटिव, या इसको सिंपल भाषा में बोला जाता है लूपिंग। आइटरेटिव का मतलब होता है कुछ आइटरेशंस, कुछ लाइंस, कुछ स्टेटमेंट्स बार बार चलें। लूपिंग का मतलब आप सभी को पता है, जो गाना आपको पसंद आ गया आप घिसा देते हो उसको, उसकी सारी लाइनें याद कर देते हो। कैसे करते हो, वही गाना रिपीट पे लगा देते हो।
तो लूपिंग का मतलब है कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहना, जैसे आप एक सॉन्ग को बार 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 सुनते रहते हो। तो रिपीट का मतलब क्या होगा, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, समझाऊं आपको एक सिंपल लाइन बना के, तो हमारा प्रोग्राम ऐसा चल रहा था, लेकिन इसमें एक सेगमेंट ऐसा आया जहां से मैं कुछ चीज़ें रिपीट पे चलाना चाहता हूँ। एक बार चल गया, 2 बार चल गया, 3 बार चल गया। 3 बार चलने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो नॉर्मली फ्लो में आ जाए। तो जो लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, लूपिंग में कुछ चीज़ें, कुछ लाइनें हम बार बार चलाएंगे। सीक्वेंशियल में क्या था, सारी स्टेटमेंट्स एक ही बार चलती थी। कंडीशनल में क्या था, कंडीशनल में टुकड़े हो जाते हैं, हिस्से बन जाते हैं, तो कुछ स्टेटमेंट चलती ही नहीं है, कुछ एक बार चलती हैं। लूपिंग में क्या हो गया, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बार 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 चलती रहेंगी। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, दिमाग में बिठा लो, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, वो हम इसमें कवर करेंगे क्योंकि ये बेसिक्स हैं, एंड कल से हम ऑपरेटर्स से स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस के, एंड देन लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। एक है इसमें स्पेशल असाइनमेंट्स। कुछ स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। तो उसमें कुछ स्पेशल तरह के इंडिकेशंस हमें बताए गए हैं, जैसे कि आप लोगों ने यूज किया था कभी ना कभी A++। A++ बेसिकली है क्या, ये एक स्पेशल तरह की असाइनमेंट है। ये इसका ऑल्टरनेट क्या होता है, ये किस चीज का ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट है A=A+1 का। A++ से हम क्या समझते हैं कि इंक्रीमेंट इन A/1, A में एक बढ़ोतरी। A++ लिख दिया तो हमें क्या समझ आता है कि A में एक बढ़ाना। A में एक बढ़ता कैसे, नॉर्मली A=A+1। तो ये एक स्पेशल तरह का असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट का कुछ नाम होता है। ऐसे ही अगर मैं कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, वो वैल्यू मैं 4 वेरिएबल में इकट्ठी डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि A का मान भी 14 हो जाए, B का मान भी 14 हो जाए, C का मान भी 14 हो जाए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रादर देन दिस A=14, B=14, C=14। हम लाइंस ऑफ कोड बचा रहे हैं। लाइंस ऑफ कोड हम क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि जितने हमारे कोड की लाइनें कम होंगी उतना हमारा कोड ऑप्टिमाइज होगा, उतना ज़्यादा कम टाइम में चलेगा, उतना कम टाइम में चलेगा तो उतना फास्ट होगा, उतना फास्ट होगा तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी तो हमारी एल्गोरिदम को अच्छा माना जाएगा। तो हम लाइंस ऑफ कोड इसलिए बचाते हैं। तो इस तरह के असाइनमेंट को भी कुछ नाम दिया गया है। अब ये नेम कौन कौन से हैं ये आप अपनी बुक में एक्सप्लोर करके पढ़ना। ये स्पेशल असाइनमेंट के टाइप हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि यार ये क्या क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है, ये भी एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब इस चैप्टर का एक ओवरव्यू बेसिक ले लेते हैं एंड देन मैं फिनिश करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं कोई टॉपिक शुरू करूंगा तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर सी के सारे ऑपरेटर्स होते हैं। C++ के पास कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स आ गए, वो कौन कौन से हैं, 5 ऑपरेटर्स हैं। एक ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन, दूसरे का नाम है एक्सट्रैक्शन, तीसरे का नाम है न्यू, चौथे का नाम है डिलीट और एक बचा है उसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसके बारे में आप मेरे को कमेंट में बताने वाले भी हो कि इसका लोकल और ग्लोबल इन 2 शब्दों से क्या रेलेवेंस है। इसके बाद में एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जब ऑपरेटर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ जुड़ जाता है या दोनों के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, वो एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन का कोई ना कोई मतलब होता है एंड एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के हैं, पॉइंटर टाइप के हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर
कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लूप्स पढ़ने वाले हैं हम। लूप भी अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें मैं 3 नाम आपको दे देता हूँ, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। ये 3 लूप आने वाले हैं। अब जैसे बेसिक्स है तो बेसिक के अंदर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब भी कहीं लूप आ गया, जब भी कहीं भी कोई भी लूप आ गया किसी भी प्रोग्रामिंग में, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ द लूप, हम लूप की शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं। दूसरा, व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ द लूप, मतलब हम लूप को ख़त्म कहाँ पे करने वाले हैं। इस चीज़ को टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है टर्मिनेशन। व्हाट इज द टर्मिनेशन कंडीशन। एंड तीसरा है कि हाउ डू वी प्रोसेस द लूप, लूप में हम आगे कैसे बढ़ेंगे या पीछे कैसे हटेंगे, हम लूप में बदलाव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लूप में बदलाव होना जरूरी है। कितने स्टेप्स की छलांग लगानी है हर बार, तो इसमें या तो होगा इंक्रीमेंट या होगा डिक्रीमेंट। तो स्टार्ट, एंड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बहुत जरूरी है कि लूप शुरू कहाँ से होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लाइनों को रिपीट करेंगे, तो कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा, और रिपीट करना है तो कितनी बार रिपीट करना है, कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना डिक्रीमेंट होगा। तो ये एक लूप है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है फॉर लूप। क्यों फेमस है? क्योंकि फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन में स्टार्ट होता है, उसी लाइन में स्टॉप या एंड पॉइंट होता है, उसी लाइन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो ये हमारे फॉर लूप की स्ट्रक्चर होती है, फॉर लूप का फॉर्मेट होता है। तो लूपिंग इंपॉर्टेंट है, काम की है। फॉर लूप सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाइल लूप भी इंपॉर्टेंट है, डू व्हाइल भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ नाम भी हैं, वो हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर 2 और नाम आने वाले हैं, वो सारे हैं ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिलियर कर रहा हूँ इनके नेम्स के साथ। लेटर फेज में हम एक एक चीज़ को डिटेल डिस्कशन में करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है, आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू पता चल गया होगा। नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, गुड लक।